अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 27 जुलाई 2026 आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, जो सियासी मैदान है, वो इंतहाई अहम मोड़ ले चुका है। 2 जुलाई 2026 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया गया था। अब क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हैं, वो इस इलेक्शन को खामोश रहकर देखेंगे, या इनमें से कोई ऐसा उम्मीदवार भी सामने आएगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, लेकिन आज़ादाना तौर के ऊपर इस इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा? और अगर कोई उम्मीदवार इसे आज़ादाना हैसियत में लड़ेगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसका क्या मतलब होगा, इसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो 4,38,000 के करीब जो मुहाजिरीन हैं, उनके वोट मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर हैं। मजमूई तौर के ऊपर इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो वोटर्स की तादाद है, वो 38 लाख के करीब है। और इस वक्त जो पार्टीज इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल पार्टी शामिल है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो आल कॉन्फ्रेंस है वो शामिल है। इसके अलावा आज़ादाना तौर के ऊपर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर बात की जाए तो बिलाशुबा उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकाट किया है। लेकिन जो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। 97/23 और 96/23 के मुकदमात का इंदराज उनके ऊपर हुआ है। लाहौर ATC कोर्ट के अंदर उनका जो मुकदमा है, जो ट्रायल है, वो चल रहा है। और जब भी उनकी बेल की डेट आती है तो उस तारीख पे या तो जो तफ्तीशी अहलकार है वो रिकॉर्ड लेकर पेश नहीं होता, इसलिए उनकी जो बेल की तारीख होती है वो आगे पोस्टपोन कर दी जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पहले अदालत की जानिब से 15 जुलाई की तारीख दी गई, जो बाद 22 जुलाई पर मुंतकिल कर दी गई। अब 27 जुलाई को ये इलेक्शन होना है कश्मीर का, और हमने देखना है कि गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब को इस इलेक्शन से पहले बेल दी जाती है या ये दोबारा अगली तारीख के ऊपर मुंतकिल कर दी जाती है। बहरहाल सबा दीवान साहिबा हैं, जो कि गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहिबा की अहलियाँ हैं, और आपको याद होगा PP 148 शुमाली लाहौर के इस हल्के से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त भी जो सबा दीवान साहिबा हैं, उनके जो वोट्स की कुल तादाद थी वो तकरीबन 32,000 से जायद थी। इसी तरह जो मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब थे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उनको 38,000 वोट मिले थे फार्म 47 के मुताबिक। और एक तहरीक लब्बैक की जानिब से यूनुस जट साहब ने इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया था और उनके वोट तकरीबन 18,000 के करीब थे। अब जो सबा दीवान साहिबा हैं, वो अपने इंतखाबी निशान फुटबॉल से आज़ाद कश्मीर का ये जो इलेक्शन है LA-38 उसको कंटेस्ट कर रही हैं, और वो ये मुकाबला करेंगी अपने दूसरे जितने भी उनके हरीफ होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सबा दीवान साहिबा हैं, वो इस इलेक्शन को आज़ाद हैसियत में लड़ रही हैं। अगर वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं तो पार्टी डिसिप्लिन की भी एक तरीके से खिलाफ वर्जी की जाएगी। लेकिन अगर वो ये इलेक्शन जीत जाती हैं अपनी ज़ाती हैसियत में, जो उनके जो उनका जो वोट बैंक है, अगर वो ये इलेक्शन को जीत जाती हैं तो फिर या तो उनकी अपनी जो जमात है वो उनको तस्लीम कर लेगी, या फिर जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत बनेगी उनके साथ इनकी जो बार्गेनिंग है वो हो जाएगी। जिस तरह की भी जो भी एडजस्टमेंट होगी वो मामला को तय पा लिए जाएंगे। बहरहाल जो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे, उनमें से जो एक आटा सस्ता करने का और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी थी, वो हुकूमत ने उनकी वो जो तजावीज़ हैं, जो मुतालबात थे, उनको मान लिया है। लेकिन जो 12 ये सीटें हैं जिनका ये मुहाजिरीन से जिनका ताल्लुक है, इन 12 सीटों की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? जो एक्शन कमेटी का मुतालबा है वो ये है कि इन 12 सीटों को मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये 12 जो सीटें होती हैं, इनके जो अफराद होते हैं, ये वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कश्मीर के जो अहम मामलात हैं उनके अंदर जो अपने मामलात को सेटल करते हैं। और इसलिए उनका ये मुतालबा है कि ये जो 12 सीटें हैं, इनको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया जाए। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला दिया है कि ये जो 12 सीटें हैं ये आइनी तौर के ऊपर मौजूद हैं, और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप 2/3 अक्सरियत से इनका खात्मा नहीं करते। तब तक ये 12 सीटें अपना वजूद रखती हैं और इनके ऊपर जो है वो इलेक्शन भी होते रहेंगे। अब अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में तकरीबन 15 से लेकर 25 तक के दरमियान जो पोलिंग स्टेशन है वो लाहौर के अंदर कायम किए जाएंगे, ताकि जो मुहाजिरीन है जिनका ताल्लुक कश्मीर से है वो अपने जो वोट हैं वो कास्ट कर सकें। और जो ये 27 जुलाई का जो इलेक्शन आ रहा है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है तमाम सियासी जमातों के लिए। इस वक्त की पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और अगर कहा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी जो दुखती रगें हैं उनके ऊपर वो मुतवातर हाथ रख रहे हैं। धुआंधार जलसे उन्होंने किए बलोचिस्तान के अंदर, फिर पंजाब के अंदर भी उन्होंने किए। कल उन्होंने वकला कन्वेंशन से जो खिताब किया वो भी बड़ा जारहाना खिताब था, और उसके अंदर उन्होंने दोबारा से कई सारे सवालात उठा दिए। जो माफ़ी के मुतालबात मौलाना फजल रहमान साहब से किए जा रहे थे, अब वो मुतालबे मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद करने शुरू कर दिए, और वो कह रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें, आपने हमेशा कौम के जो मैंडेट है उसकी तौहीन की है। अगर इमरान खान भी इलेक्शन जीता था तो आप उसको वो जगह दें जो उसकी बनती है, जो अवाम ने उसको दी है। लेकिन आप इस तरह
जो सियासत है उसके अंदर हिस्सेदार ना बने, आप हमें सियासत के जो तरीके हैं वो ना सिखाएं। इसके अलावा उनके अपने कई सारे लोग थे जो किसी वक्त में उनके साथ शामिल थे और इस वक्त उनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके साथ भी मुखातिब होकर उनको भी लाजवाब किया है और उसके बाद उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं, उनको जवाब देना शुरू कर दिया जाता है। यानी अगर मैं मिसाल आपको दूं तो जो एक हमारे सो कॉल्ड इस्लामी स्कॉलर हैं जिनका नाम मिर्जा इंजीनियर है, वो कभी उठकर कह देते हैं जी कि मेरा मुनाजरा कराएं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ। और इसी तरह एक हमारे यहाँ पे भी एक मौलवी साहब मौजूद हैं जो इस सारे मामला के ऊपर ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुनाजरा करें मेरे साथ और मौलाना फजल रहमान साहब को मेरे सामने बिठा दें। वो शख्सियत है जी ताहिर अशरफी साहब, और वो जब भी कोई जमात हुकूमत के अंदर आती है, इक़्तिदार के अंदर आती है, तो ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग होते हैं। आप देख लें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ये उनके साथ थे, जब इमरान खान ताकत में आया तो ये उनके साथ हो गए, अब जो मौजूदा हुकूमत है ये अब उनके साथ हैं। और जिस तरह के मामला, जिस तरह के एक सवाल सियासी तौर के ऊपर पूछे जाते हैं सियासी कायदीन से, उनके जवाबात इस तरह की जो शख्सियात हैं वो आकर फिर मीडिया के ऊपर देती हैं और अपनी जो बयानबाजी है वो करती हैं। ताहिर अशरफी साहब के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं तो ये वो शख्सियत हैं जिनसे हुकूमत जब कोई पोलियो की वैक्सीनेशन आती है या कोरोना वैक्सीनेशन आती है और जो अवामुन्नास है वो इसको इस्तेमाल करने से इनकार करती है, तो फिर जो ताहिर अशरफी जैसे मौलवी हजरात होते हैं वो इन वैक्सीनेशन के ऊपर फतवा देते हैं। बस इतना सही इनका काम है। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई मदारिस के हवाले से जो मामलात हैं उनमें कोई इनका बड़ा अमल दखल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने कल जो अपना खिताब किया है वकला के साथ, उसमें उन्होंने बारहा ये कहा है कि उनके ऊपर कई सारे इल्जामात उनकी सियासत के शुरू दिन से ही उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। कभी डीजल के जो परमिट है उसके इल्जामात लगाए जाते हैं, कभी जो है वो कहा जाता है कि दुबई के अंदर होटल्स वगैरह बनाए हुए हैं, और इस तरह की कई सारी जो बातें हैं वो कल की गई हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से। और उन्होंने बारहा ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो उसका कोई दस्तावेजी सबूत मेरे सामने रखें ताकि उसके ऊपर बात की जाए, कौम को असल हकाइक बताएं कि किसके कितने होटल्स हैं बाहर और कौन कहाँ से जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, कौन कौन सी मुफाद परस्ती की जो सियासत है वो कर रहा है। दूसरा ये कि कई ऐसी शख्सियात हैं जो इस वक्त इस सारे माहौल के अंदर मजीद इंतशार को जो परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक सियासी एक इत्तेहाद आप कह लें कि जो वक्त की अहम ज़रूरत है, अगर उसके कुछ मराहल हैं उनको तय करने की तरफ आने की कोशिश की जाती है तो उनके अंदर ये लोग खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं, इनके ज़ाती मुफादात जो है वो आड़े आते हैं। और इसी वजह से जो इस वक्त का मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार है, वो मजमूई तौर के ऊपर फिर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी हालत के अंदर जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनका इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने जमात इस्लामी के जो इस वक्त के उनके चेयरमैन हैं उनकी हमने बात सुनी हाफिज साहब की, तो वो भी यही कह रहे थे कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने जो जो बातें सामने रखी हैं यकीनन उनके जवाबात मिलने चाहिए, और दहाइयों से ये मामला इसी तरह चलते आ रहे हैं। लिहाजा ये ऊंट किसी करवट तो बैठेगा ना, तो इसकी इस सारी सिचुएशन के ऊपर इसको टैकल करने के लिए जो सियासी शख्सियात हैं, जो सियासी पार्टी हैं, उनका आपसी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी जानिब आप देखेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो उनके चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो पिछले 3 सालों से जेल की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी रिहाई के हवाले से कई सारी तहरीक चलाई गई, और खुद जो उनके KPK के जो वज़ीर आला हैं, पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, उनकी जानिब से तहरीकें चलाई गई। उनकी जो बेगम है बुशरा साहिबा, उन्होंने खुद तहरीक का आगाज़ किया अली अमीन गंडापुर के साथ। उस तहरीक का क्या नतीजा निकला, उसके बाद जितनी भी तहरीकें चलती रहीं, सोहेल अफरीदी साहब ने CM KPK का ओहदा संभाला, उनसे अवाम की बड़ी तवक्कुआत थी और वो बड़े जारहाना अंदाज में कहते थे कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो अब शायद उनका भी जो जज्बा है वो थोड़ा कम हो गया है, और वो भी इस सियासत के जो खेल है उसको मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। और अब चूंकि जो सूरत हाल बन चुकी है, जो इमरान खान साहब की जो अपनी बहनें हैं अलीमा खान साहिबा, वो खुद मैदान के अंदर उतर आई हैं और उन्होंने अब इस तहरीक को बाज़ाब्ता तौर पे खुद से आगे चलाने का फैसला किया है। उनकी जो दूसरी बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनके ऊपर रेड लाइन क्रॉस करने का जो एक जुर्म है वो आयद कर दिया गया है। जो बयान उन्होंने दिया एक निजी प्रोग्राम के अंदर, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके अंदर जो उन्होंने जो मार्का हक था, जो जिस जंग को बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन का नाम दिया गया था, उसके हवाले से जो उन्होंने बात की, तो उनको NCCIA की जानिब से नोटिस भी मिला। आज वो उस नोटिस के ऊपर पेश भी हुई हैं और दोबारा से भी उनको कोई नए सिरे से नोटिस जारी कर दिया गया है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अलीमा खान साहब हैं उन्होंने कल सवात के अंदर अपनी एक पूरी रैली निकाली, और उस रैली के अंदर उन्होंने उन लोगों को भी मुखातिब किया जो एक अरसे से रूपोश हो चुके हैं। उन्होंने मुराद सईद से मुखातिब हुई और उनसे कहा कि अब ये वक्त नहीं है कि आप कहीं पर छुपे रहें, आपको बाहर आना चाहिए और सवात से बुनीर से लोगों को जो अंगेज करना चाहिए, उनको मोबिलाइज करना चाहिए, और इमरान खान की जो तहरीक है वो चलानी चाहिए। अगर हम तहरीक इंसाफ का माजी देखें और उनके वो हालात देखें जो 9 मई के बाद दरपेश हुए, जिन जिन सीनियर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और अपनी जान को छुड़वा लिया, इसके अलावा वो लोग जो फौरी तौर के ऊपर उन्होंने मुल्क से चले जाना मुनासिब समझा, उनमें शहबाज गिल साहब शामिल हैं,
ان میں زلفی بخاری صاحب شامل ہیں، ان میں کئی سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کئی سارے جرنلسٹ ہیں جو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے، اور ہم باہر چلے جاتے ہیں اور باہر سے جا کر پاکستان تحریک انصاف کو لایا عمل بھی دیں گے اور ان کو بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کئی سارے ایسے اینکر پرسن ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں جو اس وقت وہاں پر بیٹھ کر اپنا یوٹیوب چینل آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کے نام پر روزانہ ویڈیوز ڈالتے ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں ویوز جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، فائدہ جو سارا ہے وہ ان کو ہوتا ہے۔ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ چہرے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا، جن کی وجہ سے عمران خان کو نقصان ہوا، اور انہوں نے لوگوں کو جس طرح ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ مائنڈ میکنگ شروع کر دی تھی وہ انتہائی خطرناک تھی، اور آج بھی یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اتنے ہی محب وطن ہیں تو یہ اپنے پاکستان میں واپس آئیں، اور یہ اتنے ہی اپنے قائد کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ سچے ہیں تو پھر ادھر آ کر اس کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں، پھر جیلوں میں بھی جائیں، پھر مارے بھی کھائیں، ڈنڈے بھی کھائیں، ہر چیز کریں، لیکن اس طرح باہر بیٹھ کر پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ان کا 5 سال آگے کا جو مستقبل ہے وہ بتا دیتے ہیں، تو یہ انتہائی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کے مجموعی حالات ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، مایوس کن ہے۔ مہنگائی کی اگر بات کریں تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو بنیادی ضروریات ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ہر ایک شخص کے، ان کو ہر روز فراموش کیا جا رہا ہے۔ پیرا فورس جیسے اور دیگر جو نئے نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے کاروبار کے دشمن بن چکے ہیں، اور لوگوں کا اس وقت کا جو جینا ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں اب ان کے اندر ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اضافہ ہوگا، تو اس ساری صورتحال میں جو نقصان ہوگا وہ عام عوام کا ہوگا، اور وہی اس کے تمام اثرات اپنے اوپر بھگتے گی، اور جو امریکہ اور ایران کشیدگی ہے اس کا ذمہ دار بھی ایک طریقے سے پاکستان کی قوم ہی بنے گی، اور جو اس وقت اس پاکستانی قوم کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ اور کیا ہم یہ صرف خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے، یا حقیقتاً ہم اپنے پاکستان کے لیے بطور پاکستان شہری کچھ کر سکیں گے؟ یہ ساری صورتحال آگے چل کر ہمیں جو سیاسی مستقبل ہے پاکستان کا وہ واضح طور پر نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خدشات سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔